Good morning, students. Today we have Dr. Krishnan here to take your class, B.Ed second year, paper 5th B, 5th A, Gender, School and Society. Now over to you, Krishnan sir. Thank you very much, sir. Thank you, Pooja ma'am. तो good morning all of student. आपको आवाज आ रही है क्लियर सभी बच्चों को? Yes, sir. ओके. देखिए स्टूडेंट, आज हम जिस चैप्टर पे बात करेंगे, जो हमारे जो समाज से रिलेटेड एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी फर्स्ट यूनिट में है, जिसमें हम आप जेंडर इशू के नाम से है, ठीक है। उसमें देखेंगे कि भाई जेंडर इनइक्वालिटीज यानी जो जेंडर असमानता है हमारे समाज में, वो किस प्रकार से है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है। और वो एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो हमारे समाज को क्या है, खोखला कर रही है, ठीक है। आज हम इसी के विषय के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। देखिए हम देखते हैं कि जो समाज में हम प्राचीन समय से देखते आ रहे हैं कि जहां पर सिर्फ पुरुषों को ही वरीयता दी जाती है, यानी कि उनको स्त्रियों की अपेक्षा वरिष्ठ समझा जाता है। महिलाओं का क्या हमेशा से दमन और शोषण किया जाता रहा है प्राचीन समय से, और आज अब भी आप देखते होंगे वर्तमान में कि महिलाओं को इस प्रकार से उनको अपमानित किया जाता है पुरुषों के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही क्या है कि जो हमारा समाज था वो हमेशा से ही पुरुष प्रधान रहा है, ये आप शुरू से ही देखते आ रहे होंगे। महिलाओं को पुरुषों के बराबर बिल्कुल नहीं समझा जाता था, और आज भी कुछ कंडीशन कुछ ज्यादा बदली नहीं है, ठीक है। उन महिलाओं को क्या है, उनकी जो समान अधिकार है उनसे क्या किया गया था, वंचित रखा जाता था और रखा जा रहा है। इस प्रकार की हम समाज में देखते हैं। स्त्रियों से अपेक्षा की जाती थी कि भाई वो उनका जो कार्य क्षेत्र है वो घर की चार दीवार तक ही सीमित है, यानी कि उनको सिर्फ अपने घर का कामकाज करना है, अपने जो बच्चे हैं उनका लालन पोषण करना है, और जैसा उनके पुरुष कहते हैं उन कार्यों को करना है। यानी कि उनको किसी भी क्षेत्र में कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, ठीक है। अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो महिलाओं को क्या है कि जिस प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए उस प्रकार के अधिकार उनको अभी तक भी प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे अभी हम भारत देश की बात ना करके एक वर्ल्ड की बात करें, जैसे अभी आपने देखा होगा कि भाई अफगानिस्तान में क्या था कि भाई तालिबान द्वारा जबरदस्त कब्जा कर लिया गया, ठीक है। तो उन्होंने वहां पर क्या किया कि जो वहां की जो महिलाएं थी वहां पर उन्होंने ऐसी पाबंदियां लगाई कि भाई उनके लिए शिक्षा के लिए मतलब मना कर दिया गया कि भाई वो अकेली बाजार नहीं जा सकती, कुछ स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकती। तो इस प्रकार हम जब 21वीं सदी में आज हम पहुंच गए हैं, जिसे हम टेक्नोलॉजी के युग कहते हैं, जिसमें महिलाओं को इस प्रकार की पाबंदी लगाई जा रही है। तो इस विषय पर हम आज का हमारा जो चैप्टर है जेंडर इश्यूज, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये केवल हमारे देश की बात नहीं है, जो आजकल विकसित देशों की श्रेणी में देश आते हैं ना, जैसे इजराइल जैसे लगा लीजिए, जैसे वहां पर भी क्या है कि उनको भी वहां पर भी महिलाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। अमेरिका की भी बात करें तो वहां पर भी बहुत ही बाद जो महिलाओं को जो मतदान का अधिकार दिया गया था बहुत ही लास्ट में दिया गया था, ठीक है। और जैसे अभी हम सऊदी अरब की बात करें तो वो आज के युग में भी यानी 21वीं सदी में भी वहां पर जो महिलाएं हैं उनको क्या है कि अभी तक ड्राइविंग यानी कार चलाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये किस प्रकार की असमानता हमारे समाज में और विश्व में फैली हुई है, ठीक है। अब अपने भारत की बात देखें तो कुछ हालात ऐसे हैं कि हमारे देश की जो स्थिति है उसको बदतर बनाते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि अभी कुछ लास्ट ईयर की बात है कि केरल में क्या था कि वहां पर जो मंदिर था, वहां पर जो सबरीमाला जो हुआ था, केस हुआ था कि भाई वहां पर क्या है, उस मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वंचित था, यानी कि उनको वहां उस मंदिर में महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी। तो उन महिलाओं ने वहां के महिलाओं ने आंदोलन किया और अपने अधिकारों के लिए वो लड़ी, तब जाके उनको प्राप्त हुआ कि भाई वो मंदिर में भी उनका प्रवेश हो सकता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की असमानता हम प्राय अपने समाज में देखते हैं। जो हम देखते हैं कि भाई संविधान में तो क्या है कि भाई हमारे यहाँ समाज में पुरुष और स्त्री को बराबर का दर्जा दिया हुआ है कि भाई
पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें जो पुरुष हैं और जो महिला हैं समान अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन ये सब कहने की बात है। अगर हम अपने लोकल के एरिया में उठा के देखें तो क्या होता है कि भाई महिलाओं को क्या है कि जो उसकी पिता की जो संपत्ति प्रॉपर्टी होती है उसमें भी पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं है। उसमें भी क्या है कि पुरुषों को ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो इस प्रकार के जेंडर इश्यूज आते हैं, ठीक है। और जो पुरुष प्रधान समाज में लड़की की अपेक्षा लड़के के जन्म पर अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की आपने आसपास भी और अपने परिवार में भी या समाज में भी आपने देखा होगा कि भाई जिस परिवार में अगर लड़के का जन्म होता है तो हम खुशियां मनाते हैं, अगर जो लड़की का जन्म हो तो हमारे घर में मातम छा जाता है। ये किस प्रकार का, क्यों हम इस प्रकार का ये चीजें को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा जो समाज है वो आज भी 21वीं सदी में क्या है कि जो लड़की है उसको पराया धन ही समझते हैं अभी। मतलब वो प्रकार के अधिकार उनको भी नहीं प्राप्त हुए हैं जो उनको होने चाहिए, और लड़के को हम अपना घर का चिराग मानते हैं। इस प्रकार की असमानता भी हम देखने को मिलती है। इसमें ये एक बिल्कुल सत्य बात है कि जो महिला और जो पुरुष हैं समाज के मूल आधार हैं, क्योंकि जो समाज बना है इन दो चीजों से ही मिला है, महिला और पुरुषों से मिलकर ही समाज बना है। और समाज में इस प्रकार का जो भेदभाव है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर हम जेंडर इक्वलिटी यानी जेंडर असमानता की बात करें, विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, जैसे हम जो महिलाओं के साथ जो उनकी जो असमानता है जैसे देखी जाती है, जैसे प्राय सामाजिक क्षेत्र में जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र हो गया, राजनीति क्षेत्र हो गया, वैज्ञानिक क्षेत्र हो गया, चिकित्सा क्षेत्र हो गया और खेल क्षेत्र आदि, मतलब अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें असमानता को सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं इनको हमें दूर करने के लिए अभी बहुत ही मीलों चलना है, और हम सबको क्या है, सब मिलकर ही प्रयास करना है, तभी जाके हम इस प्रकार की जो बुराइयां हैं उनको समाज से मिटा सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो अभी जो ताजा रिपोर्ट जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट अभी जो 2021 में अभी आई थी, उसमें हमारा जो भारत देश है जो वर्ल्ड में लगभग इसमें 112वें स्थान पर है, यानी कि बहुत पीछे है। अभी हमारे यहाँ जो जेंडर जो असमानता है वो बहुत ही भरपूर तरीके से विद्यमान है। इसी से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे देश में जो लैंगिक असमानता है, जो लड़की और लड़कों में जो असमानता की जो भावना है उसकी जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजनीति के क्षेत्र में, ठीक है। वैसे तो हमारे यहाँ सभी को क्या है कि महिला और पुरुषों को बराबर का समान अधिकार प्राप्त है, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि अभी तक हमारे भारत देश में लगभग 14% लगभग की जो महिला है वो राजनीति में है। कारण क्या है कि भाई उनको राजनीति में उच्च पद प्राप्त न होना, ठीक है। लेकिन जब जब महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में मौका मिला है तो उन्होंने क्या है कि अपना और विश्व देश का विश्व में नाम रोशन किया है। जैसे इसकी जो हमारे जो राजनीति में जो महिला हैं उसकी एक लंबी लिस्ट है, उसका नाम न लेकर हम दो जैसे देखें कि जो हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी है उन्होंने राजनीति में भरपूर नाम कमाया, ममता बनर्जी है, सुषमा स्वराज है, आदि कई ऐसी लेडीज हैं या महिलाएं हैं जिन्होंने क्या है राजनीति में अपना नाम कमाया, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र के बारे में बात करें, इसमें भी काफी असमानता देखने को मिलती है। जैसे अगर पहले तो स्त्रियों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध नहीं हो पाता, अच्छी शिक्षा अगर वो प्राप्त कर भी ले, अगर वो किसी नौकरी में अगर वो मतलब नौकरी प्राप्त कर लेती है तो वहां उसमें उसके वेतन में और पुरुषों के वेतन में उसमें भी असमानता देखने को मिलती है। प्राय देखने में आया है कि जो महिलाओं का वेतन होता है वो पुरुषों के वेतन के बराबर कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की असमानता भी हमारे समाज में व्याप्त है। अगर हम जो ये जेंडर इक्वलिटीज है यानी कि जो ये जेंडर असमानता है इसके कारणों का विवरण देखें कि भाई ये किस कारण हमारे समाज में है, तो सबसे पहले तो जो हम बात करते हैं कि जैसे कि शिक्षा का अभाव, भाई लड़कियों की शिक्षा के लिए हमारा समाज क्या है भरपूर तरीके से प्रयास नहीं करता, उन्हें
उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार की हम अपने लड़कों के लिए करते हैं। ठीक है, ये एक इसका मुख्य कारण है कि भाई शिक्षा का प्रबंध उनके लड़कियों के लिए भी जरूरी है। दूसरी बात करें कि भाई जो हमारी जो महिलाएं हैं वो क्या है कि जो बाहरी संसार है उससे संपर्क का उनका अभाव होता है, यानी कि वो क्या है कि अपने परिवार तक ही सीमित रहती हैं, अपने बच्चों तक ही सीमित रहती हैं, घर का काम करना, बच्चों को लालन पोषण करना, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं होती। तो इस प्रकार की जो जो उनका संपर्क बाहरी समाज से कटा होता है, तो ये भी इस एक प्रकार का असमानता पैदा करता है। अगली बात करें कि भाई जो हमारी जो महिलाएं हैं वो अधिकांश जो उन पर निर्भर होती हैं कि भाई जो जो भी उनकी अपनी जो जरूरत की चीजें होती हैं कि भाई उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब डिपेंड होती हैं पुरुषों पर। तो ये भी एक कारण है कि भाई उसमें इसके कारण में असमानता फैलती है। दूसरा, जो हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, प्राचीन समय से क्या है, जो उसके रीति रिवाज हैं उससे बंधा चला आ रहा है कि भाई समाज में लड़कियों को बाहर जाना अच्छा नहीं है, लड़कियों के लिए शिक्षा नहीं देना अच्छा नहीं है, इस प्रकार की जो रीति रिवाज हैं, तो इस प्रकार की जो समाज हमारा बंधा पड़ा है, ये भी एक असमानता लाने के कारण, असमानता लाने में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, अगली बात करें कि भाई जो हमारा समाज है जो पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, ठीक है, और इसमें क्या है, जो महिलाओं को निर्णय लेने की, जो स्वयं के निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसे वंचित रखा जाता है। ठीक है, मैं भी कर लेता हूं अभी आप। ठीक है, तो पुरुष प्रधान समाज में क्या है कि जो महिलाओं को जो निर्णय लेने की जो क्षमता है स्वयं की, उससे भी वंचित रखा जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ जो अपने जो जो उनके परिवार में जो पुरुष होते हैं उन्हीं की आज्ञा के अनुसार कार्य करना पड़ता है। एक एग्जांपल लेके चलें, कहने को तो आज महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त हैं। मान लो अगर एक महिला है, एक किसी गांव में सरपंच पद पर उम्मीदवार चुन ली जाती है, ठीक है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि उसको खुद स्वतंत्र, मतलब अपने जो निर्णय स्वतंत्र लेने की स्वतंत्रता उसमें नहीं होती। उसे जितने भी कार्य करने होते हैं वो अपने पति या किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार ही करने पड़ते हैं। और आपने भी एक फैक्ट देखा होगा कि एक सरपंच जैसे पद पर बैठी हुई महिला भी घूंघट करके खड़ी होती है। ये क्यों होती है? ये हमारे पुरुष प्रधान जो समाज की जो रीति रिवाज बनाए हुए हैं कि भाई जो महिलाएं कि भाई घूंघट प्रथा में ही रहेंगी, और वो एक सरपंच पद जैसे पद पर कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी वो प्रथा उससे नहीं निकाल पा रही हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम देखते हैं कि भाई उसमें क्या है, जो समाज है वो किस प्रकार से असमानता व्याप्त है। अब हम ये देखते हैं कि जो इस प्रकार की जो असमानता है, जो जेंडर असमानता जिसे हम कह सकते हैं, कि भाई इसको समाप्त कैसे किया जा सकता, हम इसको कैसे प्रयास करें कि भाई इस प्रकार की बुराई को समाप्त किया जाए। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारी जो समाज की जो मानसिकता है उसमें परिवर्तन लाना। सबसे पहले तो हमें यही करना होगा कि भाई जिस जैसे हम पुरुष प्रधान समाज में कहते हैं कि भाई सारा हक जो पुरुषों का है, इस प्रकार की सोच में हमें परिवर्तन लाना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, हम ऐसे एग्जाम्पल सेट करने हैं जैसे हरियाणा में अभी अभी आपने देखा होगा कि जींद जिले में एक बीबीपुर गांव है, वहां की जो सरपंच हैं सुनील जागलान जी, उन्होंने क्या किया था, एक कैंपेन चलाया था सेल्फी विद डॉटर। तो हमें इस प्रकार के जो प्रोग्राम है वो चलाने हैं, इस प्रकार की जो जैसे ये कैंपेन है उसको हमें और अधिक बढ़ावा देना है। ऐसा ही अभी कुछ देखने में मिला है कि जो हमारे जो हरियाणा का जो जो जेंडर जो है अनुपात है, वो लगभग सब और जो स्टेट्स हैं उनसे कम माना जाता है। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ जो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां बहुत ही कम हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमें कुछ इसमें चेंजेस लाने चाहिए कि हमें भी लड़कों की तरह लड़कियों के जन्म पर भी खुशियां मनाई जानी चाहिए। मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि भाई जो लड़के के जन्म पर हम खुशी मनाकर लड़कियों के ऊपर हम उदास हो जाएं। इस प्रकार की जो सोच है उसे हमें बदलनी है। दूसरी बात कर रही है कि भाई हमें महिलाओं के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करना है, यानी कि जिस प्रकार की शिक्षा हम अपने बेटों के लिए करते हैं, प्रबंध करते हैं, उसी प्रकार की शिक्षा हमें अपनी
बेटियों के लिए भी करना है। ठीक है, इस प्रकार के शिक्षा से क्या है कि उसमें जो उसका जो विश्वास है और बढ़ेगा और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगी। और अपनी जो बेटियां हैं उन्हें बेटों के बराबर ही समान व्यवहार करना है। जिस प्रकार का हम व्यवहार अपने बेटे के साथ करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार हमें अपनी बेटियों के साथ भी करना है। अगली बात करें कि जो नेक्स्ट वह महिलाओं की सुरक्षा। हमें महिलाओं की जो शिक्षा के साथ साथ उनकी सुरक्षा का भी क्या है ध्यान रखना है कि भाई कैसे उनको जो सुरक्षा की जो भावना है वो प्रदान की जाए। और जैसे गवर्नमेंट ने अभी जो स्कीमें वगैरह महिलाओं के लिए चलाई हुई है उन्हें हमें उसके साथ सहयोग करना है, सरकार के साथ सहयोग करना है। जैसे जो स्कीमें जो चलाई जा रही है जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, वन स्टॉप सेंटर योजना है, महिला हेल्पलाइन योजना है, महिला शक्ति केंद्र है, आदि जो योजनाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं उनमें हमें क्या है सरकार का पूरा पूरा सहयोग करना है। ठीक है, और जो लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए हमें जो हमारा जो कानून है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये सरकार के सहयोग से ही हो सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई आप जब तक जो जेंडर गैप को भरने के लिए आप सख्त कानून नहीं बनाओगे। अभी आपने देखा होगा कि भाई रोज आप अखबार और न्यूज़पेपर में देखते हैं कि भाई जो ये भ्रूण हत्या वगैरह करवाते हैं डॉक्टरों के द्वारा। तो इस प्रकार के जो हमें जो कानून है हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने हैं ताकि ये इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज में ना हो। उनको क्या है कि भाई जैसे अभी हमें संविधान में क्या है कि जो महिलाओं के लिए जो एक बजट पास किया जाता है कि जेंडर बजटिंग उसको हम कहा जाता है, उसमें क्या है कि जो महिलाओं के कल्याण के लिए शिशुओं जो कन्या है उनके कल्याण के लिए क्या है कि अलग से एक बजट सरकार के द्वारा रखा जाता है कि जो सारा जो पैसा उसमें बजट में रखा जाता है वो महिलाओं के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। और ये जो जेंडर असमानता है ये हमारे देश के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी एक घातक बीमारी के समान है। ठीक है, इस प्रकार की जो हम चीजें हैं इनको हमें दूर करना है। अगर हम व्यक्तिगत दुष्परिणाम की बात करें कि भाई जो इसके जो जेंडर असमानता है इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे कि मान लो अगर हम महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि महिलाओं पर इस प्रकार का जो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उनमें क्या है कि भाई हीन भावना उनमें पैदा होती है। कभी कभी तो इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं कि वो सुसाइड जैसा कार्य भी का कदम उठा लेती हैं। ठीक है, और स्वयं को चार दीवारी के अंदर सीमित कर लेती हैं और उनका जीवन क्या है जीना बिल्कुल ही दुर्लभ हो जाता है। तो ये उसके जो पर्सनल इश्यूज हैं यानी कि जो व्यक्तिगत दुष्परिणाम है इस प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम सामाजिक दुष्परिणाम की बात करें तो महिलाओं में क्या है जो उनके सम्मान में कमी आती है, उनके मनोभावों को महत्व नहीं दिया जाता, अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न होती हैं। जैसे अगर हम लैंगिक असमानता की बात करें तो अगर जैसे समाज में व्याप्त होती है तो क्या होता है कि भाई बाल विवाह कर देना, पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा आदि ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जो और जन्म लेती हैं। और अगर आर्थिक दुष्परिणाम की बात करें तो पुरुषों के बराबर नहीं समझा नहीं जाता, उनके लिए पुरुषों के जैसे शिक्षा का प्रबंध नहीं किया जाता और उन्हें पुरुषों के बराबर समान पद नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार के परिणाम देखने को हमें समाज में मिलते हैं। अगर हम बात करें कि भाई अगर इस जेंडर असमानता को समाप्त करने के लिए कौन कौन भूमिका निभा सकता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने परिवार की, क्योंकि जो बच्चे का जन्म होता है वो परिवार में होता है। सबसे पहले जो संपर्क में आता है वो अपने परिवार के संपर्क में आता है। तो सबसे पहले परिवार को चाहिए कि वो अपने बेटियों को बेटों जैसा ही व्यवहार करें, उन जैसा ही पालन पोषण करें। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है हमारे परिवार में वो परिवार से ही शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हमें परिवार को ही ये देखना होता है कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चा जाता है स्कूल, परिवार के बाद वो क्या स्कूल में प्रवेश करता है। स्कूल में प्रवेश करने के बाद हम स्कूल का दायित्व है कि वो ऐसा एनवायरमेंट दे लड़कियों के लिए कि भाई वो अपने आप को वहां पर सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है, जैसे कि भाई उनको जैसे
हर प्रकार का स्वतंत्रता होनी चाहिए स्पोर्ट्स में भाग लेने की, या हर तरीके के कोई प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो सारे उसमें उसको छूट होनी चाहिए, यानी कि उसको स्कूल को इस प्रकार का उसको वातावरण देना है। तीसरी बात करें किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, शिक्षक। शिक्षक को क्या करना चाहिए कि भाई उसको लड़कियों को लड़कों को बराबर का मौका क्लास में देना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि भाई उसने कुछ प्रोजेक्ट को सिर्फ लड़कों को ही दे दिया, लड़कियों को उसमें इन्वॉल्व भी नहीं किया। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो शिक्षक को भी देखना है, क्योंकि उसको समान कार्य दोनों में बांटना है। ठीक है, अगली बात करें कि भाई जो पाठ्य पुस्तकें हैं, हमारी जो पाठ्यक्रम है वो महिला प्रधान भी होना चाहिए, जिससे उनके जो उन पर उनका जीवन पर प्रभाव पड़े। और जो स्त्री शिक्षा वगैरह है वो जैसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों के द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है, तो इस प्रकार की योजना हमें और भी आगे चलानी है। और महिलाओं को क्या है कि उसमें क्या है कि आरक्षण मिले। उनमें से अभी हम बात चल रही है कि भाई महिलाओं को नौकरी में जो आरक्षण वगैरह दिया जाए, तो अभी संसद में इस पे अभी ये इसका बिल के ऊपर अभी बहस होनी है। तो इस प्रकार की योजनाएं भी हमें करनी है। और जो उनके उत्पीड़न के खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, यानी कानून को इतना स्ट्रांग बनना है कि भाई अगर महिलाओं के साथ कोई भेदभाव हो तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। महिलाओं की जो शिक्षा पर उस पर तो जोर दिया जाना चाहिए, साथ साथ में जो उसके पर्सनल इश्यूज है, जैसे अभी अभी आपने देखा होगा कि इसमें संसद में एक लड़कियों की शादी के लिए एक बिल की उम्र कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर बहस हो रही है कि भाई कितनी उनकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के हमें भी इन चीजों को देखना है। लड़कियों की जो स्वास्थ्य पोषण वगैरह की चीजें हैं उनको भी देखना है, और उनको क्या है पुरुषों के बराबर भरपूर पद और जो ये रोजगार के साधन उपलब्ध कराने हैं। क्योंकि आज एक पुरुष की अपेक्षा एक नारी को शिक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम ऐसे वर्तमान युग में जी रहे हैं कि भाई जहां एक पुरुष की अपेक्षा नारी का शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल हम एक व्यक्ति को ही शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर हम एक नारी को शिक्षा प्रदान करते हैं तो समझ लो पूरा परिवार ही शिक्षित हो जाता है। तो हमें इस प्रकार की चीजों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज वेल स्टूडेंट हम आज इतना ही इस टॉपिक में आज इतना देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो अभी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि थोड़ा जो भी आप अपने व्यूज वगैरह रखना चाहते हैं तो कोई भी अपने व्यूज रख सकता है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जैसे? हेलो।